आज की कहानी जवाब। क्या बहू तुम भी हद करती हो, जब देखो इसे लेकर बैठ जाती हो। इसका क्या है, इसे तो जिंदगी में कुछ नहीं करना है, लेकिन जिसे आगे बढ़ना है कम से कम उसकी तरफ तो ध्यान दो। जाओ जाकर अनुभव को नाश्ता पकड़ाओ, उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। सासू माँ ने कमरे में आते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया, पर दादी मैं अपना नाश्ता खुद ले लूँगा, आप मम्मी को डांटो मत। आपको दिख रहा है ना, वो अभी दीदी को संभाल रही हैं। अवनी के जवाब देने से पहले ही अनुभव बीच में बोल पड़ा, हे भगवान, अब मेरा बच्चा अपना नाश्ता खुद लगाएगा, ये दिन आ गए। ये तेरी माँ है या तेरी दुश्मन, जो अपने बच्चे का इतना सा काम भी नहीं कर सकती। सासू माँ अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, पर दादी मैं भी तो 10 साल का हो गया हूँ, अपने आप अपना काम कर सकता हूँ। और फिर नाश्ता प्लेट में लेकर सिर्फ खाना ही तो है मुझे, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। अनुभव अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, बस कर, बड़ा आया अपना काम करने वाला। तू 10 साल का होकर काम करना चाहता है, देख तेरे पापा को मैंने आज तक पानी का गिलास उठाने तक नहीं दिया, पर ये आजकल की बहुओं में ममता होती ही कहाँ है। अनुभव इससे पहले कुछ कहता, अवनी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अनुभव चुपचाप तैयार होने लगा और दादी यूं ही बड़बड़ाते हुए बाहर हाल में आकर बैठ गईं। अवनी अपनी बेटी नित्या को बिठाकर अनुभव के लिए नाश्ता लेने चली गई। थोड़ी देर में वो प्लेट में नाश्ता लेकर आई। एक प्लेट अनुभव को पकड़ाकर दूसरी प्लेट लेकर नित्या के पास बैठ गई और उसे नाश्ता कराने लगी। नित्या अनुभव से 3 साल बड़ी थी, पर शुरू से ही कमजोरी रही थी, या यूँ कहें कि वो स्पेशल चाइल्ड थी। यूँ तो साफ सफाई के लिए मेड आती थी, पर खाना बनाना और बाकी सारे काम साथ ही नित्या का काम सिर्फ और सिर्फ अवनी को करना पड़ता था। अनुभव ने अपना नाश्ता फटाफट ख़त्म किया और अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए रवाना हो गया। पड़ोस वाली सुधा का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था, इसलिए उसे छोड़ते समय सुधा अनुभव को अपने साथ ही लेकर जाती थी। कम से कम घर वालों से तो पड़ोसी अच्छे थे, जो मदद करवा देते थे। इतने में पति रजत भी कमरे में आया। अरे और कितनी देर लगेगी तुम्हें, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, फटाफट मेरे कपड़े निकालो और नाश्ता लगा दो। उधर माँ भी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। सुबह सुबह इसे लेकर बैठ जाती हो, घर में और भी लोग हैं, उन्हें भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें टाइम पर चाहिए होती हैं, कहते हुए रजत बेड पर खड़ा अपना टॉवेल उठाने लगा। तभी नित्या ने अपने पापा का हाथ पकड़ना चाहा, पर रजत ने उसका हाथ झटक दिया और फटाफट नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। अवनी को देखकर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो चुप रही। ये कोई नई बात तो नहीं थी। घर में अनुभव और अवनी के अलावा कोई भी नित्या को पसंद नहीं करता था। सासू माँ और रजत ने तो हमेशा कोशिश की कि नित्या को अनाथ आश्रम में छोड़ आए, पर अवनी के कारण कर नहीं पाए। नित्या को वहीं बिस्तर पर उसके खिलौने पकड़ाकर अवनी ने रजत के कपड़े निकालने और रसोई में आकर दोनों के लिए नाश्ता लगाने लगी। दोनों को नाश्ता कराकर खुद नाश्ता करने बैठी थी कि रजत ने अवनी को आवाज़ दी, अवनी इधर आओ जल्दी, कहता हुआ रजत बाहर आया। क्या हुआ, ऐसे क्यों आवाज़ लगा रहे हो, बताओ तो सही, जा कर देखो कमरे में अजीब आफत पाल रखी है, कहता हुआ रजत अपना सिर झटक कर अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। अवनी कमरे में जाती उससे पहले सासू माँ कमरे में पहुँच गई और वहाँ का मंजर देखकर चिल्लाई, बस अब ये भी देखना बाकी रह गया था, हे भगवान कब ये आफत छूटी थी।
तब ही कहा था कि इसे किसी अनाथ आश्रम में पटक आओ, लेकिन समझ में नहीं आता था तुझे। बस माँ होने का एहसास किए जा रही थी। लो भुगतो तुम्हारे एहसास को, अब ये गंदगी भी साफ करो। अवनी ने कमरे में आकर देखा तो नित्या जिस बिस्तर पर बैठी थी उसी पर खून के दाग थे। यहाँ तक कि नित्या के कपड़ों पर भी खून के दाग लगे हुए थे, जबकि अपने पापा और दादी के चिल्लाने के कारण नित्या सहमी हुई थी। अपनी माँ की तरफ देखे जा रही थी। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे देखते ही अवनी समझ गई कि नित्या को पीरियड शुरू हो गए हैं। सासू माँ का बड़बड़ाना बदस्तूर जारी था। उस समय अवनी को सिर्फ नित्या का चेहरा ही दिखा, जिस पर काफी डर नजर आ रहा था। अवनी नित्या के पास गई तो नित्या उसके गले लिपट गई। अवनी ने नित्या को हिम्मत बंधाई और उसके बाद उसे बाथरूम में ले जाकर नहलाया, उसके कपड़े बदले, पैड्स लगाएं और फिर बिस्तर को धोकर बाथरूम में डाला और फिर खुद नहा कर आई। लेकिन जब तक अवनी नहा कर बाहर आई तब तक नित्या बाथरूम के बाहर ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि दादी तो उसे देखते ही झल्ला रही थी। इन्हीं सब में अवनी को दोपहर के 12 बज गए थे। नित्या को सुलाकर अवनी कुछ खाने के लिए रसोई में जाने लगी तो सासू माँ चिल्ला उठी, आज तू ऐसी गंदगी साफ करके रसोई में जा रही है, मेरे घर और रसोई दोनों को अशुद्ध करेगी। हे भगवान, कैसी गंदगी पाल रखी है तूने इस घर में। अब उसके पैड्स भी तू ही खुद बदलेगी। इससे अच्छा तो उसे किसी अनाथ आश्रम में पटक आ, वरना मेरी रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। अवनी से बर्दाश्त ना हुआ तो उसने कहा, मम्मी जी वो मेरी बेटी है, ऐसे कैसे किसी अनाथ आश्रम में पटक आऊं? अभी मैं जिंदा हूँ, जैसे भी हो रहा है संभाल तो रही हूँ ना उसे। अरे बेटी है तो क्या हुआ, कौन सा बड़ी होकर तुझे निहाल कर देगी? तू क्या जिंदगी भर इसकी गंदगी ही साफ करती रहेगी? अच्छी आफत पाल रखी है तूने, जिंदगी बर्बाद कर रखी है मेरे बेटे की। इससे अच्छा तो उसे अनाथ आश्रम पटक और अनुभव पर ध्यान दे, जो कम से कम तेरा और मेरे बेटे का बुढ़ापा सुधरेगा। पर नहीं, अनुभव पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा, जैसे वो तेरा कुछ है ही नहीं। काश पैदा होते ही ये मर जाती तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। बस माँ जी बहुत बोल लिया आपने मेरे लिए, मेरे दोनों बच्चे एक समान हैं। दोनों पैदा करते समय लेबर पेन भी मैंने बराबर ही सहा था, फिर आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो? अनुभव बच्चा होकर इस बात को समझता है कि उसकी बहन को देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है, वो बच्चा होकर मेरी मदद करता है। लेकिन आप और आपके बेटे को तो कुछ नज़र ही नहीं आता। अपने ही घर की बच्ची से आपको घिन आती है। अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम परेशान तो मत कीजिए। और रही बात उसकी गंदगी साफ करने की, तो जब तक मुझ में दम है तब तक करूँगी। जिस दिन नहीं होगा उस दिन देखा जाएगा। वैसे भी भगवान एक माँ को इतनी तो हिम्मत देता है कि वो अपने बच्चों के लिए चाहे कितनी बुरी ही स्थिति में क्यों ना हो उठकर खड़ी हो जाती है। हमेशा चुप रहने वाली अवनी आज इतना कुछ बोल गई अपने बच्ची के लिए। वो अपनी सास से लड़ने को तैयार हो गई। ये देखकर सासू माँ चुप हो गईं। बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ, बस बेवजह अवनी को परेशान करना बंद कर दिया गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।